हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो इसके बारे में हमने बेसिक चीज़ें बोले तो एग्ज़ाम की प्रोसेस के बारे में जाने हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में हम जानेंगे, जिसका नाम है एग्ज़ाम के सिलेबस को जो है आपका डिकोड करना। अब एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ज़रूरी है, साथ ही एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि कोई बहुत तेज़ स्पीड से दौड़ रहा है, मान लो ए बंदा है बहुत तेज़ स्पीड से दौड़ रहा है, जिसको अपनी मंजिल और अपना रास्ता पता नहीं है। रास्ता बोले तो कैसे दौड़ना है, किस दिशा में दौड़ना है ये नहीं पता, बहुत तेज़ दौड़ रहा है और बहुत लंबे समय तक दौड़ रहा है, तो इसको मंजिल कभी नहीं मिलेगी। परंतु एक बी बंदा है जो क्या कर रहा है, अपने रास्ता और अपनी मंजिल उसको पता है, कैसे किस प्रकार दौड़ना है, कौन से रास्ते से दौड़ना है, ये सारी चीज़ पता है, तो इसको सही समय में सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आपको ये वाला नहीं बनना है, आपको ए बनना है, मतलब बी बनना है। तो बी बनोगे तो बी बनने के लिए क्या चाहिए आपको, एग्ज़ाम के सिलेबस, मतलब क्या पढ़ना है। पढ़ना मायने नहीं रखता, क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना वो तो बात का मैटर है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी सारी चीज़ें। तो क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें हमको बहुत ज़रूरी जानना है, सिलेबस, और उस सिलेबस से किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे वो भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए आपको देखने मिलेगी तीनों चीज़ें, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मिलेगी मुख्य परीक्षा, उसके बाद मिलेगा साक्षात्कार। तो आपको सारी चीज़ें किस प्रकार तैयारी करना है आगे हम देखेंगे इसके सिलेबस के बारे में। आपको एग्ज़ाम की प्रोसेस के बारे में कंप्लीट रूप से जानना है तो आप जो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में कंप्लीट समझा दिया हूँ। अब यहाँ देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की। तो इसमें दो पेपर होते हैं, एक तो होता है जीएस 1। जीएस 1 की अगर बात करें टोटल मिलाकर इसमें 10 इकाई होती है। 10 इकाई बोले तो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 इकाई। यहाँ देखिए 10 इकाई में आप देखोगे तो देखिए इसमें पहला मिलेगा भारत का इतिहास, बोले तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य मिलेगा। भारत का भूगोल मिलेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था बोले तो इकोनॉमी मिलेगी, इंडियन इकोनॉमी और एमपी की इकोनॉमी। फिर पर्यावरण, विज्ञान एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य मिलेगा। करंट अफेयर मिलेंगे, वर्ल्ड से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड और एमपी से रिलेटेड। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसके अलावा इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ है। इसका कंप्लीट सिलेबस मैंने समझा दिया हूँ, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे तो मैं लिंक भी दे दूंगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, और अपडेटेड मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ यहाँ पे मिलेगी। अब देखिए ये पहले क्या होता था कि 2024 के पहले जो सिलेबस था वहाँ पे आपको ये आयोग वगैरह मिल जाते थे, कमीशंस, आयोग। तो ये चेंज करके अभी उसने क्या डाल दिया, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, ठीक है। तो यहाँ टोटल मिलाकर 10 यूनिट होती है, जिसके अंतर्गत आपको क्या मिलता है, मध्य प्रदेश सॉरी यहाँ पे प्रश्न पत्र जो GS 1 होता है वो मिल जाता है। अब सी सेट होता है, सी सेट का आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए भारत के इतिहास के अंतर्गत अगर देखोगे तो संकल्पना एवं विचार, जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, जो बेसिक मतलब आपकी एंशियंट हिस्ट्री थी, जो सारी चीज़ थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ विशेषताएं, घटनाएं, प्रशासनिक, जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं थी उससे रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय क्या ये सुधार हुए। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण 1950, यानी कि संविधान लागू हुआ उसके बाद की कहानी हम बोल सकते हैं, यानी कि स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, तो 1947 के बाद की कहानी हमको यहाँ पे देखना है, यानी कि अभी तक का जो इतिहास है वो हमको देखने को मिल जाता है। तो ये भारत का इतिहास से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना है। अब ये स्ट्रैटेजी जब हम तैयार करेंगे तो कौन सी बुक से पढ़ना, क्या पढ़ना, वो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश का इतिहास यहाँ मिलेगा, संस्कृति और साहित्य। तो इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, इसके स्वतंत्रता जो आंदोलनकारी थे उनका क्या योगदान है। कला एवं स्थापत्य कला के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। जनजातियाँ है, उनकी बोलियाँ है, प्रमुख त्यौहार है, लोक संगीत है, लोक कला है, लोक साहित्य है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साहित्यकार मिलेंगे, उनकी विभिन्न रचनाएं, कृतियाँ मिलेगी। प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल मिलेंगे। धरोहर मिलेगी, विश्व धरोहर स्थल। प्रमुख जनजाति जो व्यक्तित्व है वो मिलेंगे आपको यहाँ पे। इसके अलावा आपको भारत का भूगोल मिलेगा। तो भारत का भूगोल 3rd यूनिट में है, जिसके अंतर्गत माउंटेन्स यानी पर्वत है, पहाड़ी है, पठार है, नदियाँ है, झीलें, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी भारत के अंतर्गत।
इसके साथ ही जलवायु से संबंधित क्लाइमेट से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, अल नीनो है, ला नीनो है, दक्षिण दोलन है, पश्चिम विक्षोभ है, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन, प्रमुख फसलें हैं, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति। इसके अलावा ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत मिलेंगे भारत में, प्राकृतिक जो खतरे हैं, आपदाएं है भारत में, चक्रवात है, साइक्लोन वगैरह, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास, ये सारी चीज़ मिलेगी आपको भूगोल में। भूगोल बोले तो भारत का भूगोल। अब बात आ जाती मध्य प्रदेश के भूगोल की, तो वही पैटर्न यहाँ पे भी थोड़ा सा, वन है, वनोपज है, नदियाँ है, पहाड़ी पर्वत पठार जो भी है, जलवायु से रिलेटेड चीज़ें, प्राकृतिक संसाधन है, प्रमुख फसलों से रिलेटेड सिंचाई, जल संसाधन, परियोजनाएं, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत मिलेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग मिलेंगे, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, मध्य प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद यहाँ पे तो संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय बोले सुप्रीम कोर्ट है, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन कौन कौन से हुए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, नागरिक के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग, देखिए आयोग यहाँ पे पढ़ना है आपको। फिर मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, नगरीय प्रशासन है और सुशासन है मध्य प्रदेश में, यानी कि अभिशासन व्यवस्था, ये सारी चीज़ आपको मिलेगी 5वीं यूनिट में, ठीक है। छठवें में मिलेगा अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की हो या चाहे भारत की हो, दोनों चीज़ में, तो मध्य प्रदेश और भारत दोनों में देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, टोटल मिलाकर ओवरव्यू देखें देश के स्तर पर, तो हमारे मध्य प्रदेश का क्या जो है वर्तमान परिदृश्य है वो आपको समझाना यहाँ पे या पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या यानी कि जो सेंसस होती है, मानवीय संसाधन होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, इन सबको आपको पढ़ना है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, उसके लक्ष्य, मध्य प्रदेश की क्या प्रगति है उसमें, ठीक है। 30 में ये चेंज हो जाएगा, आपको पता है, SDG। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, जो MSME हैं, अधोसंरचना विकास है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला का एक उत्पाद, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR जिसे बोलते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के संबंध में बताना है। वित्तीय संस्था जैसे रिजर्व बैंक, RBI के बारे में, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ एवं G20, सार्क है, एशियान है, ठीक है, आसियान बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है 6वीं यूनिट में, ठीक है। विज्ञान एवं पर्यावरण से रिलेटेड 7वीं यूनिट मिल जाती है, जिसमें विज्ञान की प्रमुख जो ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती है, उसका मुख्य रूप से बेसिक ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान। फिर भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह से रिलेटेड अंतरिक्ष, जो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस मतलब अंतरिक्ष है, विज्ञान के क्षेत्र, भारत की उपलब्धियाँ, मानव शरीर की संरचना यानी कि ह्यूमन का जो बॉडी होती है उसके स्ट्रक्चर है, पोषण है, आहार, पोषक तत्व, कुपोषण, आनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम, संक्रामक रोग, सतत विकास की अवधारणा, SDG, देखिए SDG के बारे में मैंने बताया था आपको। पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है किसमें, 7वीं यूनिट में। अब बात होती है 8वीं यूनिट की, तो 8वीं यूनिट में आपको करंट अफेयर मिलेंगे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हो, राष्ट्रीय लेवल के हो या मध्य प्रदेश स्टेट लेवल के हो। तो इसमें समसामयिक घटनाएं, फिर उसके बाद राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश तीनों से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, आगे और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, फिर इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स के बारे में पढ़ना है, AI के बारे में पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, फिर E-गवर्नेंस है और इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड संस्कृति, लोक साहित्य, तो यहाँ जनजातियाँ, भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है उनका, यानी कि कौन सी जनजाति किस स्तर पर है, कहाँ पर है, कौन से क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ एवं घुमंतू जनजातियाँ, इनके कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएँ हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उनकी भाषाएं, बोली और साहित्य क्या क्या है। मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड स्वतंत्रता आंदोलन, योगदान, इनका योगदान क्या है, राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट जो पर्सन होते हैं जनजाति से रिलेटेड, और उनके संस्थान, प्रकाशन, संग्रहालय, सारी चीज़ें। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य यहाँ पे आपको पढ़ना है।
तो ये टोटल मिलाकर यहाँ देखोगे तो आपकी 10 यूनिट में प्रारंभिक परीक्षा देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। अब बात आ जाती है कि प्रारंभिक परीक्षा का सेकंड पेपर बोले तो GS2 को हम GS2 ना बोलकर क्या बोल देते हैं, सी सेट बोल देते हैं। ठीक है, सी सेट बोल देते हैं। एप्टीट्यूड यानी कि कंप्रिहेंशन, बोधगम्यता, जीवन शैली, प्रतिबल, संचार कौशल, कम्युनिकेशन जो स्किल होती है, तार्किक और विश्लेषणात्मक जो क्षमता है, निर्णय लेना, समस्या का समाधान, सामान्य मानसिक, उसके बाद आधारभूत जो मैथ्स और रीजनिंग होती है, चार्ट, ग्राफ, आंकड़े, जो 10वीं लेवल पर पूछे जाएंगे। ठीक है, और हिंदी भाषा भी आपकी 10वीं लेवल पे। तो ये बेसिक है, इसमें थोड़ी बहुत तैयारी करने पे आराम से आप 40% ला सकते हैं। परंतु यदि आप फॉरेस्ट वाला पेपर भरते हैं तो 40% से काम नहीं चलेगा, ये चलेगा आपका लगभग आपको 70 से 80% लाना पड़ेगा, जैसे आप GS1 में लाते हैं। तो जो सिर्फ स्टेट वाली परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जिसका बैकग्राउंड मैथ मतलब विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है, तो उसके लिए मिनिमम 40% मार्क्स इसमें ज़रूरी होता है। तो ये हो जाता है आपका प्रारंभिक परीक्षा। अब बात आ जाती है मेंस, मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में मैंने बताया था, इस जब एग्ज़ाम प्रोसेस बताया था, तो टोटल 6 प्रश्न पत्र होते हैं इसमें। आप देखोगे यहाँ पे टोटल 6 प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप देखोगे तो पहले में आ और बा, इतिहास भूगोल, दूसरे में राजनीति समाजशास्त्र, तीसरे में अर्थशास्त्र, विज्ञान तकनीकी जनस्वास्थ्य, फिर चौथे में दर्शन शास्त्र और जो भी चीज़ें होती है लोक प्रशासन, उसके बाद आपका उद्यमिता, इन दोनों से रिलेटेड केस स्टडी होती है। सामान्य हिंदी व्याकरण 5वें में, हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन रिपोर्ट 6वें प्रश्न पत्र में। इसका विस्तार से आप यहाँ देख सकते हैं, पीछे भी मैंने आपको समझा दिया हूँ। हर एक जो होता है आपका 300-300 नंबर का होता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस मैंने आगे बताया आपको यहाँ पे। अब जो पहला पेपर है जिसके अंतर्गत खंड आ है, जिसमें इतिहास मिलता है, इसमें 5 इकाई है। इकाई पहले में आपको देखिए भारतीय इतिहास जो आपको मिलेगा, मतलब यहाँ आपको मिलेगा प्राचीन इतिहास, साथ ही 11वीं से 18वीं तक यहाँ मिलेगा कौन सा, आपको मिडिवल हिस्ट्री। और यहाँ देखिए आपको सल्तनत, मुगल शासक, उनका प्रसार, मतलब एक प्रकार से प्राचीन और मिडिवल यानी कि मध्यकालीन भारत यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए दूसरे में आपको प्रागैतिहासिक काल से संबंधित फिर पूछ लिया, प्राचीन हिस्ट्री के बारे में फिर से यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो राजवंश होते हैं उनके बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया है। तीसरे में आपको मिलेगा देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, बोले तो ब्रिटिश शासन से रिलेटेड जो अर्थव्यवस्था है, उपनिवेश है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है। इसके अलावा पुनर्जागरण है। ये सारी चीज़ें आपकी इकाई 3 में पूछी गई है। इकाई 4 की अगर बात करें तो यहाँ देखिए गणतंत्र के बाद मतलब ये स्वतंत्रता के बाद की कहानी यहाँ पे पूछी गई है 4th में। ठीक है, साथ ही मध्य प्रदेश के धरोहर स्थल है, भारत की सांस्कृतिक विरासत है, सारी चीज़ों के बारे में पूछा गया है 4th में। 5वें में आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों के बारे में पूछा गया, जैसे गोंडवाना है, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत। साथ ही यहाँ पे देखिए कुछ विशेष व्यक्ति के बारे में पूछा गया है, देखिए जनजातीय नायक जैसे कि राजा शंकर शाह। इसके अलावा देखिए अच्छा मुझे बताइए, राजा शंकर शाह के नाम से यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, कौन से ज़िले में ओपन हुई है, आपको बताना आंसर। रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक है, खाजिया नायक है, टंडिया भील है, गजन सिंह, कोरकू, बादल भोई, पेमिया फाल्या, ये सारे जो व्यक्तित्व है इनके बारे में आपको पढ़ना है। इनसे रिलेटेड ही मेंस में जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब खंड बा बोले तो पार्ट बी जो पेपर फर्स्ट का है भूगोल, जिसके अंतर्गत भारत का भौतिक भूगोल और जो है उसका जलवायु है, सारी चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। जिसमें आपको देखिए बेसिक भूगोल, प्रमुख भू आकृतिक विभाग है, जैसे पर्वत है, पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, पहाड़ियों के बारे में पूछा गया, नदियों, पठार, झील, भारत की मिट्टियाँ, जलवायु, इसके अलावा जलवायु की घटना, ये सब पूछा गया इकाई फर्स्ट में। इकाई सेकंड की अगर बात करें तो कृषि और जल संसाधन से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है, जिसमें कृषि से रिलेटेड प्रमुख फसलें, सिंचाई है, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति है, जल संसाधन। अब देखिए यहाँ पे आपको जो हमने प्री का सिलेबस देखा था उसका एक प्रकार से एक्सपेंड वर्जन मिलता है, यानी कि बड़ा डिस्क्रिप्टिव वर्जन मिलता है। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर लेते हैं तो मेंस की तैयारी अगर आप 100% कर लेते हो, देखिए मेंस मतलब एमपीपीएससी की तैयारी करने में या सिलेबस कंप्लीट करने में मिनिमम 18 माह लगते हैं, यानी कि 1.5 साल। तो आप 2 साल पहले से अगर तैयारी शुरू करते हैं तो आप 2 साल के अंतर्गत आप जो है कंप्लीट मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, तो आपका जो प्री है, प्री का 70%
जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। अब बचा 30%, तो 30% आपका कवर कब हो जाएगा, जो एमपीपीएससी की नोटिफिकेशन आएगी उस समय से आप 2-3 महीने में कवर कर सकते हैं। तो आप पहले से तैयारी करिए। तो मेरे हिसाब से आप मेंस की तैयारी पहले करिए और प्री की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। बचा भाग तो प्री के परीक्षा के 2 महीने 3 महीने पहले आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ें हमने प्री में देखे थे उसका एक्सपेंडेड वर्जन है। जैसे भारत के प्राकृतिक संसाधन देखिए, वन है, खनिज है, ऊर्जा संकट, प्रमुख उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको इकाई थर्ड में। अब फोर्थ की अगर बात करें तो आपदा और तकनीकें, मतलब जो भी डिजास्टर्स वगैरह आते हो उसको निपटने से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे भूगोल से रिलेटेड उन्नत तकनीक, सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक स्थिति निर्धारण, जीपीएस जिसे बोल देते हैं, उपग्रह से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो जितनी भी आपदाएं होती है, पर्यावरण प्रदूषण हो, जनसंख्या वृद्धि हो, इसके अलावा प्राकृतिक खतरे हो, भूकंप हो, सुनामी हो, उनसे निपटने के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है। इसलिए इस टॉपिक का नाम है आपदाएं और तकनीकें, फोर्थ यूनिट। पाँचवीं में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश का भूगोल जैसे कि हमने बात करे थे प्रारंभिक परीक्षा में, तो उसी का एक्सपेंडेड वर्जन है। अगर आप इसको पढ़ लेते तो उसको ऑटोमेटिक आप जो है कवर कर पाएंगे। तो इसमें देखिए, आप देखेंगे भौतिक विभाग, जैसे पर्वत पठार है, घाटी वगैरह है, प्रमुख नदियाँ है, जलवायु है, मिट्टियाँ है, वनस्पति, सिंचाई साधने, फसलें, खनिज है, उद्योग है, और जनसंख्या वितरण कहाँ कहाँ है, घनत्व है, नहीं जनसंख्या सेंसस वगैरह एक प्रकार से यहाँ पूछा गया है। आप दूसरा प्रश्न पत्र में आपका मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल, जो एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगभग लगभग, और प्रशासनिक संरचना है। तो इसमें भारत का संविधान, वैचारिक उद्देशिका है, संघवाद, ये सारी चीज़ें मिलेगी। उसके बाद इकाई 2 में आपको कुछ स्पेशल जैसे भारत का निर्वाचन आयोग है, आयोग वगैरह मिलेंगे, और साथ में धर्म, जाति, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा, लिंग, इनकी भूमिका यहाँ देखने को मिल जाती है। तीसरे में आपको मिलेगा, देखिए लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, सीबीओ क्या है, समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन जिसे हम एनजीओ बोलते हैं, स्व सहायता समूह है, मीडिया की भूमिका है, और भारतीय जो विचारक होते हैं राजनीतिक, जैसे कौटिल्य है, देवी अहिल्याबाई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनका क्या योगदान है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर चौथी इकाई में आपको राज्य पुनर्गठन 1956 के बाद की क्या स्थिति है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश का पॉलिटी पूछा गया एक प्रकार से, मध्य प्रदेश की विधानसभा, उच्च न्यायालय, ठीक है, जवाबदेही क्या क्या है, प्रतिस्पर्धा आयोग है, ये सारे आयोग के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो ये आयोग पढ़ लोगे तो ऑलरेडी आपका काम हो जाने वाला है। फिर उसके बाद 5वीं यूनिट में मिलेगा मध्य प्रदेश का प्रशासन, यानी कि मध्य प्रदेश की पॉलिटी से रिलेटेड जो परिदृश्य है वो आपको देखने मिलेगा इकाई 5 में। अब दूसरा जो भाग है समाजशास्त्र, जिसमें आपको समाज की आधारभूत अवधारणा मिलेगी। दूसरी इकाई में आपको मिलेगी भारत समाज में विविध चुनौतियों से रिलेटेड। तीसरी इकाई में ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र। चौथे में आपको औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ें, और 5वीं में मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं मिलेगी। अब आ जाता पेपर थर्ड, जिसमें आपको पहला मिलेगा इकोनॉमी और दूसरा मिलेगा विज्ञान तकनीकी। तो इसमें इकोनॉमी में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू मिलेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, विकसित भारत 2047 के आधार पर यहाँ चीज़ें, कृषि उद्योग है, राष्ट्रीय आय है, फसलें है, चुनौतियाँ है, सरकारी पहल है, कृषि मूल्य नीति है, मूल्य वर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप, इसके अलावा भारत में औद्योगिक नीतियाँ, विनिर्माण और अधोसंरचना, आतिथ्य और पर्यटन, भारत में जो वस्तु एवं सेवाओं का मानकीकरण है, इन सबसे रिलेटेड चीज़ें मिलेगी इकाई फर्स्ट में, अर्थशास्त्र में। तो मैं कराधान, टैक्सेशन से रिलेटेड और उसकी जो पॉलिसी है भारत के अंतर्गत वो देखने को मिलेगा। थर्ड यूनिट में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मिलेगी, जो कंप्लीट रूप से हम देख सकते हैं यहाँ पे। फोर्थ में मध्य प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक विकास मिलेगा अर्थशास्त्र में, और 5वें में मिलेगा स्टैटिक्स, यानी कि सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र में। अब बचा क्या, विज्ञान तकनीकी। तो यहाँ पहले में मिलेगा सामान्य विज्ञान, जैसे कि हमने बात करे थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, सूक्ष्म जीव संरचना, जैविक कृषि, कोशिका है, पौधे, पशुओं, मनुष्यों के पोषण, संतुलित आहार, जैव प्रौद्योगिकी, जो है इथेनोबायोलॉजी, जो आपको देखने को मिलेगा, उसके एप्लीकेशंस है। प्राचीन समय में आर्यभट्ट और जो बाकी जो व्यक्ति है उनका क्या योगदान था। बौद्धिक संपदा के अधिकार, टिप्स और ट्रिम्स के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर विज्ञान के बारे में देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा सेकेंड यूनिट में, जो कि पहले मिलता था फोर्थ यूनिट में, तो इसको भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसको तैयार कर लो अच्छे से, जो बेसिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें, साथ ही इंटरनेट की बेसिक चीज़ें यहाँ मिल जाती है। गणित से रिलेटेड बेसिक चीज़ें यहाँ मिल जाती है, जो इकाई 5 में मिलती थी पहले।
फिर देखिए यहाँ इकाई 3 में आपको कुछ हेल्थ अभियान मिलेंगे। आयुष है, देखिए यहाँ पे मिलेगा आयुर्वेद से रिलेटेड, होम्योपैथी है, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030, योग है, षोडश संस्कार है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी इकाई 3 में। 4th में आपको विभिन्न जो आपके बीमारियाँ है उससे रिलेटेड स्वास्थ्य मिशन है, साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है, विभिन्न बायो मार्कर, हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी, इनके स्तर की जानकारी, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारी चीज़ें मिलेगी इकाई 4 में। फिर इकाई 5 में मिलेगा आपको भारतीय परंपरा संस्कृति से रिलेटेड अवधारणा, इसके अलावा मानव गतिविधियाँ, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, पर्यावरण अनुकूल जो टेक्नोलॉजी है, पर्यावरण संरक्षण में मध्य प्रदेश की जनजातियाँ की जो भूमिका है, ठोस अवशिष्ट जो कचरा प्रबंधन होता है उसके बारे में, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान, जल सुरक्षा, जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न प्रयास, इन सब की जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है, यानी कि इनको पढ़ना है। फिर चौथा पेपर आपका मिल जाता है एथिक्स का, जिसमें 2 पार्ट है, एक तो उद्यमिता वाला और एक लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और इससे रिलेटेड केस स्टडी। तो इसमें जो भारतीय सट दर्शन, दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक मिलेंगे। तो जितने भी व्यक्ति है सट दर्शन और इनसे रिलेटेड, इनके बारे में पढ़ना है। जैसे उदाहरण के लिए सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, भर्तृहरि, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, इन सब से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है। राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं, राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति एवं घटक, राष्ट्र सुरक्षा, हित एवं चरित्र, जो सिक्योरिटी होती है राष्ट्रीय, एक प्रकार से हम बोले तो एक नेशनल सिक्योरिटी होती है ना, उससे रिलेटेड, और राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, मूल नैतिक अवधारणाएं, भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका। ठीक है। मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा से रिलेटेड, मनोवृत्ति, अभिक्षमता, ये एथिक्स से रिलेटेड, सांवेगिक बुद्धि, व्यक्तिगत भिन्नताएं, मनोविकार, ये सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है एथिक्स में। लोक प्रशासन की बात करें तो मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, जो मोटिवेशन होता है। लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, भ्रष्टाचार, जो करप्शन होता है, और इन सब से रिलेटेड केस स्टडी। ठीक है। उसके बाद चौथे का बी मिल जाता है, उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। तो यहाँ पे मिल जाता है आपको उद्यमिता, अवधारणा एवं विकास से रिलेटेड कंप्लीट चीज़ें। ठीक है। इसके अलावा व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन, प्रशासन व प्रबंधन, समग्र व्यक्तित्व विकास मिल जाता है, और इससे रिलेटेड केस स्टडी। बचा 5वां पेपर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी देखा है, जिसमें कंप्लीट हिंदी, रस, छंद है, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद है। फिर इसके बाद प्रशासनिक शब्दावली का भी हिंदी अंग्रेजी अनुवाद है। इसके अलावा संधि एवं समास है, मुहावरे, कहावत, विराम चिन्ह, शब्दावलियाँ, शब्द शक्तियाँ, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्म है, वर्तनी। इसके अलावा आप देखोगे वाक्य संरचना एवं प्रकार, शब्दार्थ, पल्लवन, प्रमुख बोलियों के बारे में, अपठित गद्यांश, ये सारी चीज़ें हिंदी का कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। 6वां पेपर हो जाता है ऐसे का। तो ऐसे में आपको टॉपिक मिलेंगे 1000 शब्दों के लिए। यहाँ देखिए, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, विश्व ग्राम की संकल्पना, शिक्षा में गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परंपरागत जो कौशल आधारित व्यवसाय है, आधुनिकीकरण, भूमंडलीय। तो ये सारे टॉपिक है, इन सब से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे वो एक आएगा ऐसे लिखने का 1000 शब्दों का, जिसका टोटल जो अंक रहेगा वो 50 अंक रहेगा। ठीक है। और नीचे आपको देखिए द्वितीय में दिया है करंट अफेयर से रिलेटेड, समसामयिक समस्या और निदान से रिलेटेड जो निबंध आएगा वो एक आएगा 500 शब्द का, ये आएगा 1000 शब्द का 50 नंबर का, और ये आएगा 500 शब्द का 20 नंबर का। फिर प्रारूप लेखन रहेंगे, जिसमें स्मरण पत्र है, सर्कुलर है, परिपत्र, अर्धशासकीय पत्र है, विज्ञापन है, आदेश है, अनुस्मारक, जो भी चीज़ है वो 250 शब्दों में लिखना है 15 नंबर में। और रिपोर्ट राइटिंग आएगी आपकी, जैसे अधिसूचना है, ज्ञापन है, टिप्पण है, सारी चीज़ों को लिखा जाएगा 250 शब्द में, ये भी आएगा 15 नंबर का। टोटल 100 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाता है। और हिंदी भाषा को जो है चेक करने का यहाँ पे परीक्षण है 5वां और 6वां। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने जो है मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा बोले तो प्री, और एक है मेंस, दोनों के सिलेबस को डिकोड किया है। अब आपको मैं जो है वेबसाइट में ले चलता हूँ। वेबसाइट का नाम है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ देखिए MPPSC
mp.gov.in आप ऐसे एंटर करोगे अपने जो ब्राउज़र है उसमें, फिर वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ एग्जामिनेशन टॉपिक में जाना है और एग्जामिनेशन में जाओगे। पहले तो अपने ब्राउज़र को आप जो है डेस्कटॉप मोड में कर लोगे, कोई भी हो, और उसके बाद एग्जामिनेशन में जाओगे तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा सिलेबस एंड स्कीम। जैसे आप इसमें जाओगे तो आपको सिलेबस एंड स्कीम को देखना है। अब जो सिलेबस अभी चल रहा है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें आपको साफ साफ देखने को मिल जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये बोला गया है साफ साफ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा 2025 की जो परीक्षा होगी वो 2025 में 16 फरवरी को होगी, रविवार को। 2 सत्रों में बोले तो एक ही दिन होगी, और इसमें जो सिलेबस रहेगा वो 2024 के हिसाब से ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तो सिलेबस देखने के लिए आप 2024 वाला देख सकते हैं। नीचे जाओगे एग्जाम एंड पैटर्न, देखिए यहाँ देखिए स्टेट फॉरेस्ट का जो सिलेबस है 2024 का, और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के नीचे ही स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2024 दिया है। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए एग्ज़ाम प्लान सिलेबस के आगे देखोगे तो एग्ज़ाम प्लान सिलेबस 18 जनवरी 2024 को ये जारी किया गया था। इसको आप क्लिक करोगे तो आपका सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि मैं इसकी PDF आपको कहाँ डाल दूंगा, टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। अब ये कैसे पता, देखिए यहाँ पे हर एक पेज के नीचे आपको देखने को मिलेगा 18 जनवरी 2024 सिग्नेचर मिली यहाँ पे, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे क्लिक करोगे और यहाँ आप देखोगे, जैसे हम देखने चाहते हैं स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। जैसे देखिए स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो 2024 वाला हुआ था, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड प्री, और अगर मेंस की बात करें तो स्टेट सर्विस मेंस का 2023 का, तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक देखने को मिल जाता है। तो ये हम आगे बात करेंगे स्ट्रैटेजी में। तो आपको मैंने एक बेसिक जानकारी दी यहाँ पे सिलेबस की, और आपको वेबसाइट का यूज़ करना है। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह है, जो भी जानकारी वो आपको यहाँ पे मिलते रहेगी। SSW एजुकेशन PDF। अगर इसके अलावा आपको कोई चीज़ रिक्वायरमेंट है, कोई डाउट है, तो सारी चीज़ें आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।